यूएस सेनेट ने जो बहुत देर से कह रहा था वो कदम ले लिया है, जिसके रूट कॉज पे है भारत रशिया से जो ऑयल लेता है या चाइना भी लेता है या रशिया की ऑयल बेचने की जो एबिलिटी है। तो जियोपॉलिटिक्स जो वॉर था वो तेल पे आया, तेल से वो सैंक्शन पे आया, सैंक्शन से वो इकोनॉमी पे आया। क्या असर होने जा रहा है इसका भारत के ऊपर, भारत की वॉर प्रिपेयर्डनेस के ऊपर भी, चाइना के ऊपर भी, क्योंकि एक बहुत बहुत अनयूजुअल मूव करी है यूएस सेनेट ने। पर इसके साथ एक पहलू और भी है, यूपीआई जो कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम है, उसका तेल से कोई लेना देना नहीं है, जो भारत ने वर्ल्ड में एक बेंचमार्क क्रिएट कर दिया फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, क्या उसके ऊपर अब टैक्स आने वाला है, चार्ज आने वाला है, वो महंगा होने वाला है। आपको जो भी भाषा हो आप पसंद कर लीजिए। विपक्ष इस पे सवाल उठा रहा है, क्या ये यूएस का प्रेशर है? सरकार कह रही है कि नहीं, ये कोई चीजें थी उसके अनुसार किया जा रहा है, इनेबलिंग है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये सीधा आपकी जेब को क्या हिट करने वाला है। और तीसरी तरफ बहुत अनयूजुअल स्टेप लिया है इंडिया और रशिया ने, उस पे थोड़ा बाद में आएंगे। और ये सारा जियोपॉलिटिक्स की जो वॉर इकोनॉमिक हो गई है, उसको डिस्कस करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं शामिक जी। शामिक, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ज्वाइनिंग। अगर हम टैरिफ से शुरू करें जो आज हुआ है, मैं एक बार स्क्रीन पे डाल दूं लोगों के, फिर आप प्लीज टेक ओवर कीजिए। तो मैं इस चीज को जो है, ये जो हेडलाइन है कि 100% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान, इसको मैं ऐसे देखता हूं कि अगर हम मान लें कि जियो इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिक्स भी एक मानचित्र है जिसमें देश के बॉर्डर नहीं पर ये जो खींचातानियां चलती हैं, रेड लाइंस खींचे जाते हैं, वो भी बॉर्डर्स होते हैं। तो उस हिसाब से अगर पूरी चीज को देखें तो दो तीन चीजें निकल के आ रही हैं, जिसमें से एक ये है कि, और ये बाय द वे मई के महीने से ये ज्यादा शुरू हुआ है, ये जो अभी आपने बताया यूपीआई जो सिस्टम है उसके विरुद्ध उनके कुछ पहल हैं, और एक नया यूपीआई बिल हमने पास किया है। तो ये उस पटल पे देखेंगे। दूसरा अभी जो आपने ये वाला दिखाया कि ये लिंडसे ग्रैहम जो सेनेटर थे वो चल बसे कुछ दिन पहले, उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था कि चाइना और इंडिया पे अप टू 100% टैरिफ्स लगाया जाएगा अगर वो रशिया से तेल या एनर्जी का कोई भी सामान खरीदते। तो मैं इसमें एक नुएंस दे देता हूं, फिर इन सब चीजों को एक एक करके मैं जोड़ूंगा। नुएंस ये है कि इट इज नॉट लाइक ट्रम्प का खुद का एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली एक बहुत ही एक टफ और बहुत एक्सट्रीम पोजीशन इस पे ले रही है, क्योंकि जो सेनेट ने प्रपोज किया था, सेनेट में 2 लोग थे, 2 सेनेटर्स ने प्रपोज किया था, उसमें उनके जो थे ना जो क्लॉजेस थे उसको डाइल्यूट किया, थोड़ा सॉफ्टन किया। उनके क्लॉज तो एकदम एब्सोल्यूट थे कि अगर आपने तेल खरीदा तो 100% टैरिफ लग जाएंगे। लेकिन ट्रम्प के खुद के जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड है वहां के लोगों ने इसको थोड़ा सा ड्राफ्ट को मॉडिफाई किया, और मैं मॉडिफिकेशन आप लोगों को समझा देता हूं। नंबर 1, ये ट्रम्प को एम्पावर करती है कि बिना कांग्रेस से पूछ के, क्यों देखिए टैरिफ पे यही सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई थी वहां पे, और ट्रम्प हार गए थे कि आप कांग्रेस को बिना पूछ के ऐसे इमरजेंसी मेजर्स के बेसिस पे टैरिफ नहीं लगा सकते हो। तो अभी सेनेट ने, तो बेसिकली कांग्रेशनल अप्रूवल मिल चुका है, एम्पावर, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, कंपल्सरी नहीं है। अगर आप चाहें तो, ये वर्डिंग है, अगर आप चाहें तो आप 100% तक अप टू 100% टैरिफ लगा सकते हो। मतलब आप 1% भी लगा सकते हो, 32% भी लगा सकते हो, 100 भी लगा सकते हो, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा सकते, और उसके लिए आपको परमिशन की आवश्यकता नहीं है। ये एक स्पेशल वो है, ओनली एप्लीकेबल टू बाइंग ऑयल फ्रॉम नॉट जस्ट रशिया, बाय द वे ऑल्सो ईरान। ईरान को लास्ट मोमेंट पे इसमें इंट्रोड्यूस किया। तो आप रशिया से भी नहीं खरीद सकते हो, ईरान से भी नहीं खरीद सकते, खरीद सकते हो लेकिन फिर आपके ऊपर टैरिफ लगेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन, जिसका पावर प्रेसिडेंट के पास है, पोर्टस वो डिसाइड करेगा, तय करेगा। और एक और प्रावधान उन्होंने उसको लगा के सॉफ्टन किया है कि एवरी 180 डेज, हर 6 महीने में इसका एक रिव्यू होएगा बाय अ कांग्रेशनल ओवरसाइट कमेटी। ठीक है, तो वो मतलब आप उस बेसिस पे विथड्रॉ भी कर सकते हो। नाउ व्हाट डज दिस डू? ये बेसिकली ट्रम्प को एक नया वेपन मिल गया है टू बीट इंडिया एंड चाइना स्पेसिफिकली। इसमें बाय द वे हंगरी, अजरबैजान
और एक और राष्ट्र का नाम मैं बोल रहा हूँ, 5 नेशंस को उन्होंने नेम किया था। स्पेसिफिकली इंडिया और चाइना को जो उनके साथ ट्रेड नेगोशिएशंस हैं, जो टैरिफ वॉर है, वो जो नेगोशिएशन चल रहा है उसके लिए वेपन मिल गया। दूसरा इन्होंने क्या किया था, मई के महीने से और उससे पहले भी, लेकिन मई के महीने से स्पेसिफिकली उन्होंने कहना चालू किया कि भाई आपने ये डिजिटल अपना एक सिस्टम चालू कर दिया, यूपीआई, जितने भी रिटेल लेवल। यूपीआई पे एक मिनट बाद में आएंगे, क्योंकि ना फिर वो मैं पहले इसको खत्म करना चाहता हूँ, देन आई वांट टू मूव ऑन टू द यूपीआई पार्ट, क्योंकि फिर मैं इसमें 2-3 क्वेश्चंस हैं मेरे, तो मैं वो पुट करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर ये जोड़ना बहुत आवश्यक है क्योंकि एक्चुअली वो लिंक्ड है। ठीक है, वो कर लेते हैं। गो अहेड, आस्क मी। ये इंपॉर्टेंट बात बोली आपने कि जो सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ स्ट्राइक डाउन कर दिए थे, उसके बाद एक तरह से ये इनेबलिंग प्रोविजन है, पर इसमें मेरे 2 इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। एक, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हिसाब से बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो वोटिंग हुई वो एक तरह से बाय पार्टिजान थी, जहां 86-11 यही बोलो, ये किसी बात पे एग्री नहीं करते, बट इस बात पे ये गालियां गलोच भी कर रहे हैं एक दूसरे को, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, बट इस बात पे 86-11 होता है, बाय पार्टिजान एक तरह से हो गया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाना है, पर जब बाय पार्टिजान है तो वहां से आराम से निकल जाएगा। तो ये क्यों लगा कि ये फिर एक परमानेंट स्ट्रैटेजी बन चुकी है इंडिया चाइना दोनों को ठोकने की, जिसपे अब यूएस का एक इंटरनल कंसेंसस हो चुका है, एंड दैट वुड बी अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड फ्रॉम ओनली ट्रम्प्स टैरिफ पॉलिसीज। इसमें मैं एक चीज और जोड़ देता हूँ बहुत इंटरेस्टिंगली। 25 डेमोक्रेट रूल्ड स्टेट्स ने इसका विरोध किया है, पूरे टैरिफ तंत्र का ही विरोध किया है, एंड देयर इज अ न्यू। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो ये जो है ना, ये स्टेट लेवल उनका भी वो सिस्टम है ना, जैसे इंडिया में है, तो स्टेट लेवल के भी कांग्रेस होते हैं वहां पे, जैसे हमारे यहाँ पे एमएलएज होते हैं ना, उस तरह से। तो वहां पे स्टेट लेवल पे 25, यानी अमेरिका में तो टोटल 50 वो हैं, राज्य हैं और 2 टेरिटरीज हैं, ठीक है। तो फिर आधे राज्य जो हैं इसके विरुद्ध हैं, और आप ये याद रखना कि डेमोक्रेट स्टेट जो है वो जनबहुल ज्यादा है, वहां पे ज्यादा लोग रहते हैं, बिकॉज दे आर ऑल कॉन्सेंट्रेटेड इन द अमेरिकन नॉर्थ ईस्ट, जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, और नॉर्थ ईस्ट में जो उनका बेल्ट है वो वहां पे है, और कैलिफोर्निया जो सबसे बड़ा उनका राज्य है। हाँ, तो मैं बात ये कह रहा हूं कि ये ऐसा नहीं है कि कंसेंसस बाइपार्टिसन एक्चुअली है, ये एक राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है, जहां पे देखिए, जहां तक विदेश नीति का सवाल आता है, हमने ये हमेशा देखा है, लोग कुछ भी कहें, डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी में कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि युद्ध चालू होता है, अगर रिपब्लिकन चालू करता है, डेमोक्रेट उसको कंटिन्यू करता है, डेमोक्रेट चालू करता है तो फिर रिपब्लिकन उसको आगे आगे लेके चलता है, ऐसे नहीं कि युद्ध समाप्त हो जाता है। तो पार्टी बदलने से इनका अंतरराष्ट्रीय पॉलिसी नहीं बदलता, तो ये हमें सबसे पहले याद रखना पड़ेगा। सेकेंडली, वॉशिंगटन का जो तंत्र है वो अपने हिसाब से चलता है, वहां पे लॉबी ग्रुप्स होते हैं, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, वहां पे विदेश के लोग भी अपना लॉबिंग करते रहते हैं, ठीक है। तो जो एक्चुअल पॉलिसीज बनती हैं राष्ट्रीय स्तर पे वो थोड़ी सी अलग होती है। ये जो डिफाइंस आ रहा है वो स्टेट से आ रहा है, क्योंकि ये वो 25 राज्य वो हैं जो ऐसे अद्भुत टैरिफ रेजिम से, एक्चुअली टैरिफ देना किसको पड़ता है, टैरिफ तो जनता ही देती है ना, अल्टीमेटली इट्स अ टैक्स। तो वो लोग परेशान हैं क्योंकि इट इंपैक्ट्स देयर लोकल सर्विसेज, लोकल ट्रेड, लोकल इंडस्ट्री, सो दे आर नॉट हैप्पी। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है टैरिफ का लोकल जनता पे, उसमें द्वंद्व है, और यहाँ पे भारतवर्ष के लिए भी एक ओपनिंग है। प्लस जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर एक वर्डिक्ट दिया था, ट्रम्प कहता है दिस क्लोज वाज वेरी क्लोज, लेकिन वो क्लोज नहीं था, वो 6-3 था। 6-3 क्लोज नहीं होता है। तो हमारे पास एक ओपनिंग है टू आल्सो पुश बैक, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा था ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे पुश एंड पुल्स चल रहे हैं इस वक्त। एक आप लोगों ने कभी, हाँ बोलिए। इसमें एक सेगमेंट कवर जरूर करिएगा चाइना को लेके, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि जो ईरान जोड़ा गया लास्ट मिनट, वो तो चाइना को बहुत बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा अगर ईरान वाली बात को इम्प्लीमेंट, क्योंकि जब ये पूरा, आपने भी पहले बात की हुई है, जो पूरा ये स्टेट ऑफ हरमोज की बात थी, चाइना शिप जा रही है नहीं जा रही, भारत में सवाल जो उठ रहे थे, चाइना का रुक नहीं रहा, वो पूरा एक सेपरेट टॉपिक है कि चाइना का क्या हो रहा है स्टेट ऑफ हरमोज पे। अब उसके बाद अगर ये टैरिफ भी लग जाता है, देन तो दे हैव ओपनली गॉन अगेंस्ट चाइना, क्योंकि अभी तक यूएस वेवर्स दे रहा था चाइना को, तो चाइना गेम बिकम्स अ कंप्लीटली सेपरेट इंपॉर्टेंट बिग टॉपिक।
बिल्कुल नहीं। मैंने पिछली बार एक बात और कही थी, ये उसका एक और इंडिकेशन है, ये उसका एक और प्रूफ आ गया। मैंने कहा था कि जैसे अ, जब मिलिट्री पावर आपका थोड़ा कम होने लगता है, व्हेन इट इज बिकमिंग अ क्वेश्चन मार्क, जो भी ईरान के युद्ध से हमें लग रहा है, देन व्हाट हैपेंस इज आप अपने दूसरे वेपन्स और दूसरी चीजों को वेपनाइज करते हो। तो यहां पे उन्होंने क्या किया है, ट्रेड को वेपनाइज करना चालू किया है, इकोनॉमिक सैंक्शंस को वेपनाइज करना चालू किया है, और वहां पे वो लोग बेलिजरेंट हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे इट डजंट कॉस्ट मच टू द अमेरिकन इकोनॉमी, बट इट द कॉस्ट ऑन द अदर इकोनॉमीज जो बेच रहे हैं सामान, उन पे कॉस्ट ज्यादा है। बिल्कुल मोटे मोटे तौर पे अगर देखें, जो आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करते हो, उसको अगर वेपनाइज करते हो, तो उसका कॉस्ट अमेरिका को कम पड़ता है, इन लोगों को ज्यादा पड़ता है। अमेरिका कैन एब्जॉर्ब सम ऑफ दोस ब्लोज। तो ये उनका कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन है, मैं यही कह रहा हूं, ये सच है, ये थिंकिंग है, क्योंकि उनको पता है कि अब इंडिया पे वो चढ़ाई तो कर नहीं सकते। ये तो नहीं है कि इंडिया को एक रोग स्टेट घोषित करके मरीन्स को भेज देंगे, ना ही वो चाइना को ये कर सकते हैं, न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स को क्या ही कर लेंगे। तो ये सारा का सारा जो द्वंद्व है इसी पे चलता रहेगा, और ये उसका एक और पूरक है, एक और चिन्ह है, दिस इज वन मोर सिग्नल इन द सेम डायरेक्शन। तो इसीलिए अब चाइना की चीज देख लेते हैं। चाइना ने अभी बीच में, इट हैज आल्सो मेड सम मूव्स व्हिच हैज हर्ट अमेरिका। चाइना के पास वेपनाइज्ड, आई वुड से इकोनॉमिक वेपन्स जिसको कहते हैं, इंडिया से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था लिथियम और जो रेयर अर्थ है, उस पे चाइना ने एक्सपोर्ट बैन लगा के बड़ा ही इफेक्ट किया था, ट्रम्प एकदम से नीचे आ गया था। अभी रिसेंटली लोगों ने नोटिस नहीं किया, 2 हफ्ते पहले जो गोल्ड ट्रेडिंग चलता है दुनिया का, वो प्राइस सेटिंग होता है आपका लंदन में और न्यूयॉर्क में, बुलियन एक्सचेंज में, ठीक है, एलबीएमए एंड द मेटल एक्सचेंज इन एलएमई। लेकिन चाइना ने बैन लगा दिया है ऑन ऑल पेपर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, कंप्लीट बैन। चाइना, डोंट फॉरगेट, चाइना एंड इंडिया आर सम ऑफ द लार्जेस्ट बायर्स, ओके। लेकिन चाइना में अभी उन्होंने स्विच किया है कि अब से सारा ट्रेडिंग हांगकांग में होगा, ओनली बेस्ड ऑन फिजिकल डिलीवरी। दिस इज अ न्यू थिंग दैट्स बीन ब्रॉट इन जस्ट 2 वीक्स बैक। आप देखिए गोल्ड का प्राइस उछाल ले रहा है। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूं? वो इसलिए कि जो गोल्ड ट्रेडिंग है ना, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है, यू आर टॉकिंग अबाउट सम 800-900 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच हैव टू बी अनवाउंड अगर ये नहीं चला, और अगर प्राइस टूटता है तो सो इट इंपैक्ट्स देम डायरेक्टली। इट इंपैक्ट्स एंटिटीज लाइक गोल्डमैन सैक्स एटसेट्रा हु आर हेवीली इन्वॉल्व्ड इन दिस। इट इंपैक्ट्स जेपी मॉर्गन, ओके। और उन्होंने बाय द वे शॉर्ट पोजीशंस लेके रखा था, तो अगर गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है इसके चलते, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा खुद सोचिए। then you can again create some kind of a crisis through this। तो चाइना भी अपने मूव्स करती रही है ऑल द वे थ्रू। प्लस ईरान को अब बिल्कुल क्लियर है, साफ है, जो मैंने शायद 4-5 महीने पहले इंडिकेट किया था, मैंने तो ऐसे ही एपोक्रिफली सुना था, पर अब ये सामने आ गया है कि पाकिस्तान के थ्रू भारी मात्रा में अस्त्र जा रहा है ईरान के पास। पाकिस्तान एंड द अदर रूट इज, इन्होंने एक पाइपलाइन कम रेलवे बनाया था through cutting through Tajikistan, not Tajikistan, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान से ईरान के अंदर, वहां से भी वो अस्त्र सप्लाई कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ तेल ले रहे हैं, वो अस्त्र भी सप्लाई कर रहे हैं, गोला बारूद का सामान भी आ रहा है, ड्रोन्स बनाने का कंपोनेंट्स जो है वो ईरान चाइना से मंगाता है, तो वो भी आ रहा है, तो वो भी इनको दिख गया है। तो कहीं ना कहीं पुश बैक तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज देयर इज ट्रिमेंडस प्रेशर इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स कि भाई आप इस युद्ध को जैसे हो खत्म करो, इससे किसी का फायदा हो नहीं रहा है, आप अड़ भी जाओ अपने बात पे तो ये होएगा नहीं। तो वो फंसा हुआ है, जैसे हमने पहले भी बात करी थी, एक तरफ वो यहूदी लोग हैं जो उसको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि दे कंट्रोल द डीप स्टेट टू अ लार्ज एक्सटेंट, दूसरी तरफ ये प्रेशर पड़ रहा है उनके अपने वोटर्स वोटिंग बेस से कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। सो दे हैव टू पुश बैक अगेंस्ट चाइना। तो चाइना को पकड़ना इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट था। अब इस बात पे बाय द वे इंडिया और चाइना एक ही पाले में है, क्योंकि इट इंपैक्ट्स बोथ ऑफ देम। शामिक पर चाइना पे अगर हम रियलिस्टिक की बात करें, ठीक है, बिकॉज देयर आर पीपल हु थिंक चाइना इज, और हमारी इस पे बात भी हुई है, चाइना इज अ सेकंड पावर इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस। देयर आर अदर्स हु से चाइना इज अ बबल। मैं इंक्रीजिंगली पिछले 1 साल में ये मानना शुरू हो गया हूँ चाइना इज अ बबल, क्योंकि वेनेजुएला में उनकी बबल, वेनेजुएला में ओवरस्टेटेड, इनकी वेनेजुएला में भत पिटी,
दे सेड नहीं, हमारी एनर्जी में कोई क्राइसिस नहीं हुआ, यहाँ वहां से आ जाएगा पूरी स्टोरी। ईरान में इनकी भतपिटी है, ईरान को डिस्टेबलाइज तो किया ही गया है, उसके बाद वॉर इकोनॉमी बन जाए वो अलग बात है। अब अगर ये लॉ पास होता है और लागू होता है, इट्स जस्ट एज यू हैव क्लैरिफाइड इन द बिगनिंग इटसेल्फ कि ये इनेबलिंग प्रोविजन है, पावर आई है, तो भाई अगर ईरान भी हो गया, यूएस बलूचिस्तान भी घुसा हुआ है, तो आपने एक तरह से चाइना के ऊपर रियल एंड सिग्निफिकेंट प्रेशर लाके खड़ा कर दिया है ऑन इट्स कोर इश्यूज ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी आल्सो। सो हाउ, देखिए चाइना और यूएस का जो द्वंद्व है दैट इज फार मोर इंटेंस, मच बिगर अमाउंट्स ऑफ मनी, मच बिगर अमाउंट्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेक्स आर इन्वॉल्व्ड, मच बिगर जियोपॉलिटिकल स्टेक्स आर इन्वॉल्व्ड। इंडिया के साथ जो द्वंद्व है इट इज मोर अबाउट ब्रिंगिंग अ मिड साइज पावर टू कंट्रोल। उनको कंट्रोल, हमें वो चाहते हैं कि हम इनको कंट्रोल कर लें। तो जो खींचातानी चल रही है वो इट इज मेनली अबाउट इकोनॉमिक, लोअर ऑर्डर इकोनॉमिक इश्यूज, बिकॉज ट्रेड के मामले में भी आवर ट्रेड विथ यूएसए इज अबाउट 1/7 दैट ऑफ द चाइना एंड यूएस ट्रेड, तो इतना बड़ा है भी नहीं, ठीक है। लेकिन पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि आप अगर गुंडे हो तो आपके खिलाफ कोई अगर झंडा लेके खड़ा हो जाए, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि नहीं मैं कातिया हूं, मैं अभी तक मेरा ही राज चल रहा है। तो उसी कारण से वो इंडिया को दे वांट टू पुट इन द सेम क्लब एंड आल्सो पुश इट डाउन। ना एक चीज और है, आप बार बार तो अलग अलग कानून पास करोगे नहीं, आप एक ही करोगे ना, एक ही शॉट से, तो वो एक शॉट से एक कानून से 3-4 देशों को जो मान रहे हैं उनकी बात उसको घेरे में ले रहे हैं। इंपैक्ट अलग अलग है। सी अल्टीमेटली इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट है, इन्होंने सर्विसेज ट्रेड पे तो कभी कुछ कहा नहीं, बिकॉज दैट विल हर्ट देयर ओन कंपनीज। ये गुड्स ट्रेड्स पे है ना, जो भी इनके सैंक्शंस लगते हैं या ट्रेड टैरिफ लगता है ये सिर्फ गुड्स ट्रेड्स पे है। तो गुड्स तो इंडिया कितना ही एक्सपोर्ट करती है यूएस को, इट्स जस्ट अबाउट 40 to 50 बिलियन डॉलर्स, दैट्स इट। और बाकी जो है सामान, दे हैव आल्सो exempted lot of classes of goods in that। तो इंडिया को उतना इफेक्ट नहीं करता है, पर हाँ ऐसा नहीं कि कोई इफेक्ट नहीं है, इफेक्ट है, हमारे कुछ सेक्टर्स पे असर करता है एंड दे नो इट। तो इसीलिए इंडिया को घेरने के लिए ये एक जस्ट वन ऑफ द ये एक आइडिया है, बहुत सारे और चीजें वो यूज कर रहे हैं, जिसमें से एक तो ये कॉकरोच जनता पार्टी जैसे प्रकरण भी हैं। फिर हमारे यहाँ पे क्रिश्चियन लोगों को उन्होंने खड़ा कर दिया है इन ऑपोजिशन टू द एफसीआरए बिल। तो ये सारी चीजें जो है मैं उसको ऐसे देखता हूं कि ये प्रेशर डालने के टैक्टिक्स हैं, क्योंकि मुंह जबानी अब कितना ही बोल लेंगे और पब्लिकली उतना बोल नहीं सकते। पीठ पीछे जो इन डिस्कशंस होते हैं वो काफी भयावह हैं, गाली गलौज भी होती है, खींचातानी भी होती है। वो मिनिस्टर के लेवल पे ना हो, लेकिन उसके नीचे जो लोग हैं इट्स अ वेरी फर्म एंड प्रीटी रफ नेगोशिएशंस गोइंग ऑन। पर ये भी हमें पता है, भारतवर्ष के लोग बेवकूफ थोड़ी हैं, ये भी पता है कि अगर ये कांग्रेस हार गया तो ये लेम डक प्रेसिडेंट है। उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं कि हम डिले कर दें इसको कैसे भी करके, और उसके बाद 4 ही महीने बचे हैं, 4 भी नहीं 5 3.5 महीने बचे हैं, तो उसके बाद क्या होगा वो किसने देखा है। तो एक वो भी चीज है। तो इसीलिए ये जो कानून आया है ना, इट एम्पावर्स ट्रम्प, चाहे कुछ भी हो जाए कांग्रेस में, अगर हार भी जाती रिपब्लिकन पार्टी, ये दिस एम्पावर्स ट्रम्प। दैट इज वाई माई एरिया ऑफ कंसर्न शामिक। तभी मैंने शुरू में फ्लैग ऑफ किया कि ये बाईपार्टिजन क्यों हो रहा है। जो ये लेम डक आर्गुमेंट है, विच इज अ वेरी वैलिड आर्गुमेंट, और हमने इसके बारे में बात भी करी हुई है पहले कि भाई अगर वो मिड टर्म्स आ रहे, जैसे भारत के कॉन्टेक्स्ट में जो लोग नहीं समझ रहे, अगर यूपी में कोई सेटबैक मिलता है बीजेपी को, सो दैट वुड बी अ वेरी वेरी बिग सेटबैक वेर यू विल हैव टू रीइवैल्यूएट अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। वैसे ही ट्रम्प को अगर मिड टर्म्स में सेटबैक मिलता है तो इट विल बी, ही विल बी लेम डक, एब्सोल्यूट लेम डक। बट अगर बाईपार्टिजन है तो आप इस बाईपार्टिजन को किस तरह से देख रहे हैं, मूल सवाल ये आ जाएगा। आप इस बाईपार्टिजन को वॉर खत्म करो, उसके लिए प्रेशर क्रिएट करो, और उसका प्राइमरी टारगेट आप चाइना मान रहे हैं क्योंकि चाइना डायरेक्टली इनडायरेक्टली ईरान की मदद कर रहा है, ये उस तरह से देख रहे हैं। या आप इस मूव को, क्योंकि अगर टैरिफ पड़ेगा भारत पे असर पड़ेगा, कम ज्यादा अलग बात है, सीजेपी खड़ा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट, जॉब, महंगाई का अनरेस्ट और बढ़ सकता है, या इसका टैरिफ नेगोशिएशन का इंडिया पे इम्पैक्ट है, या दोनों होगा। बट ज्यादा क्या है, क्योंकि बाईपार्टिजनशिप में समझना चाह रहा हूं, आपके अनुमान में किस चीज पे ज्यादा है? जिन लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, अगर उनका बैकग्राउंड टटोलें तो कुछ हमें उत्तर मिल जाते हैं।
तो ऐसा है कि एक कहीं पे सहानुभूति थी, क्योंकि लिंडसे ग्रैहम मर गया, अचानक से ही मर गया, वो 71 साल का था, तो एक सहानुभूति का वेव था। पहले इसका सपोर्ट भी पहले भी बाईपार्टिसन था, रिमेंबर 50-48 है सेनेट में, ठीक है, तो वो 86 ऐसे नहीं हो गया, पहले इट वाज रफली अराउंड 60, 7-8 डेमोक्रेट्स थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे। डेमोक्रेट पार्टी को देखते हैं तो ये समझ में आ जाता है, डेमोक्रेट पार्टी में दो धाराएं बन चुकी हैं। एक धारा है जिसको अभी ये लोग कह रहे हैं डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, ए से क्या है, एसोसिएशन, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एसोसिएशन, डीएसए। इसमें वो ममदानी वगैरह उस टाइप के लोग हैं, एओसी, इल्हान उमर, ये सारे वो डीएसए के लोग हैं। वो बर्नी सैंडर्स की स्पेस ले रहे हैं बेसिकली। हाँ, बर्नी सैंडर्स से भी एक्सट्रीम है बिकॉज दे आर ओपनली मार्क्सिस्ट। बर्नी सैंडर्स वाज अ सोशलिस्ट, वाज नॉट ओपनली मार्क्सिस्ट। भाई और वो अब तो हनीमून करने वो इंडिपेंडेंट बन चुका सोवियत है। यूनियन गया था बर्नी सैंडर्स, और क्या मार्क्सिस्ट हाँ, होगा। वो तो बहुत बड़ी कहानी है सैंडर्स की। लेकिन पॉइंट ये है कि डीएसए जो है, दे आर मोर इंटरनली फोकस्ड, दे ओनली इंटरनेशनलाइज इश्यूज जो देखा गया है विच इन्वॉल्व्स इस्लामिक सेंसिटिविटीज, क्योंकि डीएसए के काफी सारे बाय द वे इस्लामिक भी हैं, दे वेयर टू हैट्स। एक धारा और है डेमोक्रेट पार्टी का, एंड दैट इज जो हम कहते हैं ना न्यू कंजर्वेटिव मूवमेंट, वो रिपब्लिकन्स में तो है लेकिन वो डेमोक्रेट के अंदर भी है। रफली 60-70% ऑफ द डेमोक्रेट्स आर न्यूकॉन। आप लोगों को क्या लगता है, ये बाइडेन जो था या उससे पहले ओबामा जो था, ये लोग न्यूकॉन नहीं थे? दे कंप्लीटली रन बाय द न्यूकॉन विंग ऑफ द डेमोक्रेट पार्टी। इसीलिए युद्ध नहीं थमता है, लोग बदल जाते हैं लेकिन पॉलिसियां वही रहती हैं। तो ये जो है ना, ये उसी का संकेत है कि इस बार जो ये कंसेंसस बना है वो इस बात पे बना है कि हमें रशिया को हराना ही है, ठीक है, और इसको यूज करके वी कैन ऑल्सो टाइटन चाइना एंड टाइटन इंडिया। दिस इज द न्यू कॉन एटीट्यूड दैट अमेरिका फर्स्ट। तो ये अमेरिका फर्स्ट वाली बात जब आती है तब ये सारे अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं, तब वो कल्चर वॉर्स नहीं आता है, तब वोक वर्सेस कंजर्वेटिव ये सब कुछ नहीं होता है। देन इट इज ऑल अबाउट you better step into line, हमारी बात है, हम कह रहे हैं, हमारी बात माननी पड़ेगी, बिकॉज वो वर्चस्व बनाना उसके खिलाफ वो कभी अपना कोई कदम नहीं उठाएंगे। तो ऐसे करके ये कंसेंसस बना, एकदम से नहीं बना, बट लिंडसे ग्रैहम डाइंग एक्चुअली गेव इट एन इम्पेटस। तो इन्होंने बहुत चालाकी से, जो न्यू कंजर्वेटिव मूवमेंट है, उन्होंने दोनों पार्टी के वो सदस्यों को अपने पाले में किया। 2 महीने लगे लेकिन वो हो गया। दूसरी बात, ट्रंप का भी इसमें रोल था। सी, ट्रंप इज अंडर प्रेशर, उसका जो ये मागा मूवमेंट था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसमें स्प्लिट हो चुका है। सो ट्रंप हैड बाय द वे स्टार्टेड रीचिंग आउट टू द डेमोक्रेट साइड ऑफ द न्यूकॉन मूवमेंट। ही हैड स्टार्टेड रीचिंग आउट। लोग ये भूल जाते हैं कि एक जमाने में ट्रंप वाज अ मेंबर ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी। जब वो बिजनेसमैन था, वो रिपब्लिकन नहीं था, वो डेमोक्रेट था, बट ही वाज पार्ट ऑफ द न्यूकॉन मूवमेंट। तो न्यूकॉन मूवमेंट ही सबके पीछे आपको नजर आएगा, और न्यूकॉन मूवमेंट ही ये चला रहा है। क्लिंटन कौन सा डिफरेंट था, जो हिलरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, वो कौन से डिफरेंट थे? ये तो फ्रिंज है जो एओसी लॉबी आई है। बिल क्लिंटन वाज थ्रू आउट, उसने कौन सी, उसका तो वो जब स्कैंडल था मोनिका लेविंस्की का, तब अफगान में बम डाल दिए थे कि भैया इससे अटेंशन हटे, वो तो फिर अलग ही गेम थी। बट तो अब इस पे अगर थोड़ा आगे बढ़े शामिक, तो ये अब एक स्टेप तो ये हो गया रशिया तेल का, अगर ये लागू होता है, चाइना थोड़ा आपने कवर किया, भारत पे आप इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? पर जॉइन इट विद व्हाट यू सेड अर्लियर कि एक जेनजी के अंदर अनरेस्ट है, मेरा मानना है, उसको किस तरह एड्रेस किया जाता है, पीएम भी समझ रहे हैं, खुद आ रहे हैं एड्रेस करें। एक 12 साल बाद यूथ इज ऑलवेज रेस्टलेस, तो रेस्टलेसनेस तो है, वो किस तरफ जाती है नहीं पता है। और उसके अंदर अगर महंगाई हिट करती है या रशिया का सैंक्शन हिट करता है, तो और इंडिया रिकॉर्ड नंबर पे अभी भी ले रहा है, बहुत बारी उसने वो वार्निंग शॉट फायर करी है, धमकाया है, प्लीड किया है, हर चीज की है। व्हाट डू यू सी द इम्पैक्ट ऑन इंडियन पॉलिटी? मैं इसमें एक डिफरेंट पॉइंट लाके फिर इसके साथ जोड़ देता हूँ। 12 साल मतलब एंटी इनकम्बेंसी तो है, वो हो ही जाता है, और उन लोगों के साथ डिस्कनेक्ट बढ़ जाता है जो 12 साल पहले इतने छोटे थे कि उनको पास्ट का कुछ याद है नहीं, ठीक है, तो उनको उकसाना बड़ा आसान हो जाता है। पर मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, जो इन्फ्लेशनरी वेक्टर्स हैं, फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स, इन्फ्लेशनरी वेक्टर्स भारतवर्ष में बढ़ रहे हैं, और इसके पीछे भी यूएस का हाथ तो है। सी, दे हैव बीन अटैकिंग आवर करेंसी एंड इट इज डेलिबरेट।
प्लस जो स्थिति बनी है मिडिल ईस्ट में, उसके चलते ही करेंसी यहाँ पे गिरा है, क्योंकि वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इंपोर्टेड एनर्जी। तो इन्फ्लेशनरी वेक्टर्स कई सारे हैं। पिछले जनरली आरबीआई जो मॉनेटरी ईजिंग थोड़ा बहुत उसने किया था कोविड के चलते या उसके तुरंत बाद, जो रेजीम था वो इंटरेस्ट हॉक वाला रेजीम था शक्तिकांत दास के नेतृत्व में। लेकिन अभी जो है क्वांटिटेटिव ईजिंग चल रहा है। मैं एक सिंपल आंकड़ा देता हूं, 40 से 50 हजार करोड़ मैंने देखा था, दे वर रिलीजिंग इनटू द इकोनॉमी एज एक्स्ट्रा लिक्विडिटी। ये ट्रेंड रहा है पिछले 5 साल में। पिछले 1 साल में पता है कितना रिलीज किया इन्होंने? 7 लाख करोड़, 7 लाख करोड़। एंड सेकेंडली 8 lakh crores, which is $80 billion. 8 lakh crores have flown into the country, क्योंकि उन्होंने क्या किया, वो जो कैपिटल गेन्स और टैक्स था इंटरेस्ट पे ऑन दी इंडियन सॉवरेन बॉन्ड्स, वो हटा दिया है फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। सो ह्यूज वॉल ऑफ मनी हैज फ्लोन इन। ओके, दिस हैज, उसको अभी अपना पंथ ढूंढ के कहीं पे तो जाना पड़ेगा ना। दीज आर इन्फ्लेशनरी वेक्टर्स व्हिच आर कमिंग इनटू द कंट्री, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। सो एसेट इन्फ्लेशन होगा नंबर 1। नंबर 2, ये जो अभी ग्रोथ हो रहा है इकोनॉमी में, सभी लोग इतना मानते हैं कि आइदर वो लोग मानते हैं कि ये लो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ सिस्टम है, या फिर वो जो हॉकिश लोग हैं वो कहते हैं कि जीरो ग्रोथ, जीरो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ प्रोग्रेस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आपके यहाँ पे इस देश में ओवरऑल वी आर लुकिंग एट अ सिस्टम जहां पे employment will not rise but as much as is growth required. is terrible news for India. Terrible news. और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। एंड इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, वो भी बहुत ही एक खतरे की घंटी है। और उसके लिए एक चीज देखिए, जब आप इंटरेस्ट रेट के थ्रू आप इसको मैनिपुलेट करते हो, तो एक हथियार वो है, कई हथियार और है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इस वक्त अगर ग्रोथ जॉबलेस है, तो आप इन्फ्लेशन कंट्रोल करोगे तो फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा तो निवेश कम हो जाएगा। सो यू आर कॉट इन अ डिलेमा। एक अद्भुत स्थिति में अब आप हैं, ये अमेरिकियों को पता है। तो इसीलिए आप लोग देखेंगे कि सीजेपी ने पहली बार दे हैव लिंक्ड अप एग्जैक्टली दीज 3 पॉइंट्स। अभी नया उसने घोषणा किया ना, उस कॉकरोच लीडर, क्या नाम है उसका, दिपके, उसने कहा है जॉब, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन पहले नहीं था। सो दीज आर एग्जैक्टली उसी दिशा में ये जा रहा है। और ये, इसको आप देख लेना, ये तीव्रता इसकी बढ़ेगी। वो जो बारिश में भीग के लोगों को दिखावा के लिए वो ये राहुल गांधी और प्रियंका कल खड़े थे, तो वो भी इसी दिशा में जा रहे हैं, वो भी इसी दिशा में जा रहे हैं। But I will tell you something, communication BJP needs to improve, because मेरे ख्याल से मैंने पहली बार ही देखा है, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा भी करी, सब कुछ किया, कि अब जो ये आस्क मी एनीथिंग सेशंस कर रहा है, वो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड टू सी 2-3 ग्रुप्स में जहाँ पे हम होते हैं, उसकी फिटनेस वाली वीडियो लोगों ने डाली जो न्यूट्रल टू लो इन्फॉर्मेशन थे। सी ही इज नॉट टॉकिंग पॉलिटिक्स। इफ यू एज अ 56 whatever his age is, 55 whatever person, talk about fitness and you are reasonably fit, तो वो जो लोग बिल्कुल पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, न्यूट्रल ऑफ न्यूट्रल वोटर्स हैं, वो एक बारी रील शेयर कर सकते हैं। तो बहुत स्मार्ट प्ले हो रहा है। इट इज नॉट दैट आप जो लोग सोचते हैं ना कि अरे जो टर्म था पहले वो ये क्लासिफाई हो गया पप्पू या नॉन क्लासिफाई हो गया, इट इज अ वेरी गुड टीम बिहाइंड इट नाउ। वही तो मैं कह रहा था पिछली बार, वो 30-30-10 की बात करी थी हमने, जो सिस्टम चलता है ना, वो जो जॉन एडम्स कहता था, तो वही चल रहा है ना। वो 30 वाले जो न्यूट्रल हैं, और बाय द वे उनमें से एक बहुत बड़ा संख्या है जो तो मतलब वोटर्स भी नहीं थे आज से 15-20 साल पहले, उनको ये पकड़ रहे हैं ये लोग, जिनको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। वो पॉलिटिक्स की बात नहीं करते हैं, वो उनके प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, चलो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने तो ये तक देखा है, मैं आप लोगों को बताता हूं, आई हैव फ्रेंड्स अक्रॉस द स्पेक्ट्रम। एक कम्युनिस्ट पार्टी में मेरा दोस्त है, ठीक है, वो कमिटेड मार्क्सिस्ट है और मैं कमिटेड पूंजीवादी हूं, तो हमारी काफी झड़पें होती है, लेकिन फिर भी हम दोस्त हैं, वो हम नहीं भूलते। तो वो उसने मुझे बताया कि दे आर कमिंग आउट विद एन एजेंडा which they are circulating amongst the indie people. Essentially ये कांग्रेस से ओरिजिनेट हुआ है, where they are going to come up with a China style development roadmap. What is BJP doing to counter it?
आर दे इवन अवेयर ऑफ इट? मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये पिछले 4 महीने पहले मैंने ये सुना था, दे आर एक्चुअली ब्रॉट इट आउट। आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं जो हम लोग तो देखते नहीं है, क्योंकि आप गणशत्रु तो नहीं पढ़ोगे, आप वो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली तो नहीं पढ़ोगे, है ना? लेकिन वहां पे आप जाके मैं देखो, तो कतई नहीं इसीलिए पढ़ूंगा, पर मैं तो कतई नहीं पढ़ूंगा, पर मुझे आपसे भरोसा नहीं है, आप हो सकता है पढ़ भी लो। मैं सब कुछ पढ़ता हूं, मैं कुछ ऐसा नहीं है See, कि I नहीं caught you. पढ़ूंगा। See, I caught you. I said, नहीं मैं नहीं, तो कॉट पक्का का क्या है, मैं तो ओपनली बोल रहा हूं, मैं काफ भी पढ़ूंगा, मैं डास कैपिटल भी पढ़ूंगा, और मैं दोनों चीजें अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मैं वो खुद तो मैंने पूंजीवादी हूं, वो तो और मैं वो दोनों चूंकि तो मैं मैंने भी पढ़े अच्छा हैं। पूंजीवादी हूं, इसलिए मुझे सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। नहीं, वो दोनों तो मैंने भी पढ़े हैं, बेवकूफ नहीं हूं मैं, बट मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि प्रतिपक्ष क्या कर रहा है। वो दोनों तो सबने ही पढ़े हैं, दास कैपिटल या मैनकैप, बिकॉज वो तो एक अलग चीज है। ये जो इनके वीकली जर्नल आर्टिकल्स हैं, उसके लिए आप ही पढ़ सकते हो, मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे कोई नहीं नहीं, वो संकोच उतना नहीं, ईपीडब्ल्यू में हमेशा नहीं पढ़ता हूं, बट पर यू सी मैं व्हाट इस हैपेंस पे इज यू कैन दीस डेज क्रिएट एआई बेस्ड फीड्स, कि अगर इस टॉपिक पे ये लोग कुछ बोले ना, तो उसका मुझे इन्फॉर्मेशन, देन यू समरी गेट देते हैं। दोस, तो आपको पता शामिल, लग पर ही जाता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मैं शामिल इसको कि हम थोड़ा पॉलिटिकल घुस गए, मैं इसको थोड़ा आज इकोनॉमिक करना चाह रहा था, पता नहीं कितने लोगों को इंटरेस्ट हम्म होगा, क्योंकि जनरली लोगों को पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, पर ये सीरियस टॉपिक्स हैं, सो आई होप पीपल वॉच दिस। एंड उस सीरियस टॉपिक में सबसे सीरियस टॉपिक ये आने वाला है, वो ये है यूपीआई। अब एक अखबार तो बहुत ही पीछे पड़ा हुआ है, वो कह रहा है हिडन ट्रम्प फैक्टर इन इंडियाज प्रपोज्ड न्यू यूपीआई ट्रांजैक्शन लेवी। ठीक है जी, वो कहता है ये आर्टिकल, पहले मैं आर्टिकल कोट कर देता हूँ न्यू, कि ट्रम्प ने बोला है कि मास्टर कार्ड और वीजा को अनफेयरली ट्रीट कर रहे हो पेमेंट जॉइंट्स को सिंपल वे में, कि इनके ऊपर ट्रांजैक्शनल कॉस्ट्स हैं, और यूपीआई बेसिकली फ्री है, और यूपीआई इतना बड़ा हो गया है कि 25-26 में 24,000 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुई हैं, 314 लाख करोड़ रुपए की, और मतलब ये नंबर ही माइंड बॉगलिंग, राइट? और ये ग्रोथ हो रही नंबर है। लिखे हुए हैं, बता दूंगा मैं लोग, आई हैव गॉट द बट आई एम जस्ट गिविंग ओवरव्यू, देन यू टेक। इसमें आप ये बोल रहे हैं जो ये आ रहा है वो एक इनेबलिंग प्रोविजन है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट करके, जो बेसिकली डिजिटल फीस है कि अब ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो क्या लगेगी। अब विपक्ष बोलना शुरू हो गया ये प्रेशर है, सरकार ने क्लैरिफिकेशन दे दी है कि एक तो 2,000 रुपए से ऊपर लगेगा, दूसरा इनेबलिंग प्रोविजन है। इनेबलिंग प्रोविजन होता है जो चीज आपको शक्ति देती है, अभी लागू नहीं हुई है, तो लागू होती है नहीं होती है, किस रूप में होती है, किस स्वरूप में होती है, वो देखने वाली बात है। और तीसरी बात ये कर दी है कि ये मर्चेंट पे लगेगा। मैं सिर्फ एक मर्चेंट वाली बात पे बोलूंगा कि कॉन्सेप्चुअली लेट्स बी ऑनेस्ट, जो चीज भी मर्चेंट पे लगती है वो धीरे धीरे करके आम आदमी पे पहुंच जाती है, मर्चेंट तो कॉस्ट बेयर करेगा नहीं। इसके सिवा मेरा कोई कमेंट नहीं है। तो आप इसको पूरा पॉलिटिकल, नेसेसरी, यूएस एंगल और इंडियन एंगल दोनों से डील कीजिए, क्योंकि ये एक यूनिकली सक्सेस स्टोरी है भारत की यूपीआई इन सच अ क्राउडेड वर्ल्ड। है, मैं थोड़ा सा अनपैक करने की कोशिश करता, जैसा आपने कहा पिछले साल फिस्कल ईयर 2025-26 में 314 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ यूपीआई पे। ये मतलब अभूतपूर्व है। इसमें 555 मिलियन यानी 55.5 करोड़ लोग इसमें जुड़े हुए हैं, मतलब इंडिविजुअल्स एंड मर्चेंट्स दोनों हैं। इसमें टोटल ट्रांजैक्शंस जो मुझे यहाँ पे आंकड़े मिल रहे हैं 240.16 बिलियन ट्रांजैक्शंस में। ओके, एंड हियर्स अ टेलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट ये आंकड़ा है कि ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स जो होते हैं उसका 49%, मतलब पूरे विश्व का आधा यूपीआई के थ्रू हो रहा है। तो इसका इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है? अच्छा, मैं एक डिक्लेरेशन दे देता हूं, आई शुड डिक्लेयर दिस। मेरा जो छोटा बेटा है, ही वर्क्स फॉर मास्टर कार्ड यूरोप, वो एक इकोनॉमिस्ट है और डेटा साइंटिस्ट भी है, तो यू नो आई गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर, बट या, सो आई एम एन इंटरेस्टेड पार्टी इन वन सेंस। भाई इंडिया में ना कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रूल्स नहीं है जितना आप नहीं है, पर मैं तो वैसे ही हूं, मेरा ट्रेनिंग वैसा है तो मुझे बोलना ही पड़ता है। एनीवे, पॉइंट ये है कि 37 देश इसमें अब जुड़ चुके हैं और 700 बैंक्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करते हैं। और मैंने कहा आधा ट्रांजैक्शन अब इस पे हो रहा है, रियल टाइम वाले। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ा असर पड़ेगा वीजा और मास्टर कार्ड पे। और वीजा और मास्टर कार्ड, दे आर एसेंशियल लिंक्स इन दैट फाइनेंशियल चेन ऑफ द यूएस। जो पूरा वर्चस्व इनका चलता है ना, उसकी कई कड़ियां हैं।
उसमें से ये रिटेल ट्रांजैक्शंस को इन दोनों चीजों से कंट्रोल करते थे, लेकिन वो बहुत ही इनएफिशिएंट है, दे आर नॉट टेक्नोलॉजिकली अप देयर। यूपीआई इज अमेजिंग दैट वे, इंस्टेंटेनियस ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, इसका कोई विकल्प ही नहीं, और ये पूरा फ्री था अब तक। अच्छा, अब इन लोगों ने क्या बात करी है कि देखिए वीजा और मास्टर कार्ड पे जो एमडीआर मतलब मर्चेंट वाला जो ट्रांजैक्शन होता है उसका जो औसत दर है, दे हैव अ चार्ज फी ऑफ 1.5 to 3%. It's linked to certain volumes and certain values. और जो इंडिविजुअल ट्रांसफर्स होते हैं उसके लिए दे चार्ज 0.2 to 0.5%. यहां पे चार्ज जीरो है फॉर बोथ। ओके, एक्चुअली जीरो नहीं है, पिछले साल 3600 करोड़ रुपए दिए गए थे। देयर सर्टेन थिंग्स व्हिच देयर इज चार्ज, देयर इज मर्चेंट चार्जेस। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने देखा कि धीरे धीरे क्या हम इसको थोड़ा सा इसमें कॉस्ट ला सकते हैं। उसके इंप्लीकेशंस मैं बाद में बताता हूं, कॉस्ट ला सकते हैं। कहीं पे मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कंसेशन देने के लिए, थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए अमेरिकियों को, क्योंकि इतने सारे वेक्टर्स से वो हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा दे दो इनको, थोड़ा हार्ले डेविडसन इंपोर्ट करने दो, क्या ही फर्क पड़ता है, भारतवर्ष में 600 लोग ही खरीदेंगे उसको। थोड़ा सा यहाँ पे ये एमडीआर वाले जो 2000 रुपए के ऊपर के ट्रांजैक्शन है उस पर एक छोटा सा चार्ज लगा दो, ठीक है। अच्छा, मैंने देखा है कि ये जो चार्जेस हैं 2000 रुपए वाला अभी प्रपोजल है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द बिल, दिस इज द प्रपोजल, वो तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही होएगा। ऐसे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो केवल 4% से भी नीचे हैं ऑफ द टोटल ट्रांजैक्शन। वो बताया था मैंने, देयर आर 240.16 बिलियन ट्रांजैक्शंस, उसमें से 96.2% ट्रांजैक्शंस आर बिलो 2000 रुपीज। बिलो 2000 रुपीज, तो हाँ, बिलो 2000 रुपीज। तो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन होते हैं ना, कहीं 5 रुपए दे दिया, खाना खा लिया, चाट खा ली, फल खरीद लिया, उस टाइप की ट्रांजैक्शंस अधिकतर हैं। भारतवर्ष में नहीं, बाहर भी जाके आप किसी रेस्टोरेंट में जाके, जैसे फ्रांस में भी एक्सेप्टेंस आ गया है उसका, तो आपने जाके उससे अगर पे किया तो आप क्या दोगे, यू विल पे 6 यूरोस और 10 यूरोस और समथिंग, और लेस देन 2000 रुपीज। सो द पॉइंट इज कि इससे जो नेट, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सरकार का नया पैसा बनाने का उपक्रम है, तो मैं थोड़े आंकड़े दे दूं आपको। मैंने कैलकुलेट किया है कि इससे ये रेजीम अगर चलता रहा 2030 तक, सिर्फ एमडीआर की बात कर रहा हूं और कुछ नहीं, तो फिर 1.93 ट्रिलियन डॉलर्स का एक नंबर बन के आता है, विच विल फॉल अंडर इट्स पर्व्यू वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया नहीं। मैं वही ग्रोथ वेक्टर्स लेके मैंने उसको खींचा है। उससे सरकार को इनकम क्या होगा, क्योंकि इन्होंने रेट क्या रखा है, जो औसत दर है वो 1.1% मैक्सिमम है, मिनिमम इज अबाउट 0.2-0.3%। तो अगर एक औसतन एक दर निकालें, उस पे 18% चार्ज करें, तो सरकार को साल का 990 मिलियन डॉलर्स का ही इनकम होगा। सो 990 मिलियन डॉलर्स, 990 मिलियन डॉलर्स का क्या अचार डालेंगे हम। दिस इज नॉट फॉर द गेन ऑन द टैक्सेशन फ्रंट, एक थोड़ा सा फ्रिक्शन आ जाएगा ऑन स्लाइटली लार्जर ट्रांजैक्शंस, दैट्स अबाउट इट। हाँ, ये अवश्य है, एक ही पॉइंट है मेरा, और दिस माइट बी अ प्रीकर्सर, मुझे नहीं पता कि सरकार क्या प्लान करी, बट दिस माइट बी अ प्रीकर्सर टू ट्रांजैक्शन टैक्स, एंड ट्रांजैक्शन टैक्स may then be able to replace, if the system works well, वो जो सारा आपका इनकम टैक्स है पूरा ही रिप्लेस कर सकते हो। इनकम टैक्स सबसे बड़ा स्रोत नहीं है सरकार के इनकम का, इट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी वगैरह, उसी से ज्यादा पैसा भी आता है, कॉर्पोरेट टैक्स एंड जीएसटी। तो I will not, ये एक वो भी सोचने वाली बात है। ये एक अच्छा, मेरे हिसाब से ये एक चेस का मोहरा आप समझ लीजिए, जिससे यूएस को थोड़ा सा पीछे धकेल दो, यार देखो हमने ये कर दिया है, हमने लगा दिया ये थोड़ा सा चार्ज लगा दिया। और my two questions on this, short questions on this. मैं इनकम टैक्स और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है, एंड इफ वन डे वी शुड डिस्कस इट, व्हाट शुड बी द टैक्सेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया। बट दो छोटे पॉइंट है। पहला, ये आप जो अमाउंट्स बोल रहे हैं, ये आप ये बोल रहे हैं प्री सपोज करते हुए रेट ये रहेगा और 2000 से ऊपर रहेगा। अनफॉर्चुनेटली वंस गवर्नमेंट, any government gets used to money coming in, the rates keep coming down and the amounts keep going up on both sides. 2000 से 1500, 1200, 1000 की संभावना ज्यादा है, और साथ साथ वो परसेंटेज भी, क्योंकि गैप इतना है जैसे आप बता रहे हैं मास्टर कार्ड वीजा से, वो हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी वो, पर एनीवेज दैट्स एन इकोनॉमिक पॉसिबिलिटी। जो सेकंड ज्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी है कि एक तरफ हम डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं,
जैसे ही ट्रांजैक्शन कॉस्ट आती है, स्पेशली ऑन अ प्राइस सेंसिटिव कस्टमर, 2000 से ऊपर नहीं आएगी, आई फुली एग्री विद यू, पर अगर प्राइस सेंसिटिव कस्टमर पे या मर्चेंट पे जैसे ही आती है, वो पास ऑन करेगा एंड कस्टमर को, ए, एंड B, it will again bring back cash into the economy in that sense. Not that cash has gone anywhere, but it will still bring back cash. So would that not be contra the larger aim of getting data, digitizing the economy? So briefly, अगर पहले को छोड़ भी दो, लास्ट दो पे अगर आप अपना कमेंट करना चाहो. The straight answer is बिल्कुल इस पे आप फ्रिक्शन बढ़ा रहे हो ट्रांजैक्शंस पे, डिजिटल ट्रांजैक्शन में फ्रिक्शन बढ़ा रहे हो. फ्रिक्शन जब बढ़ता है तो नेचुरली पीपल प्रोपेंसिटी कम हो जाती है उसको यूज करने का, वो तो है. तो मैं इतना ही अज्यूम कर सकता हूं कि अगर हम समझें कि सरकार जो है सोची समझी ये एक चाल है, तो फिर ये उसी दिशा में जा रही है कि भैया ट्रांजैक्शन टैक्स वाले सिस्टम में जाएं. अगर ऐसा नहीं कर रही है सरकार, तो फिर तो बिल्कुल थोड़ी बहुत हथियार डाल दी गई है. हथियार डालकर थोड़ा सा वहां से खींच लिया, बाकी पुश बैक करो एफसीआरए के डायरेक्शन में या दूसरे डायरेक्शंस में, ट्रेड टॉक्स में पुश बैक करो. सी यूएस का लॉजिक क्या है, उन्होंने लॉजिक दिया बाय द वे. उन्होंने कहा है कि देखिए जैसे आप गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो, ओवर कैपेसिटी बिल्ड करते हो, ये एक चार्ज है इंडिया पे. एक वो चाइल्ड लेबर वाला स्टूपिड चार्ज है. एक इन्होंने और लगाया हथकंडा कि आप ओवर कैपेसिटी आप बना के रखे हुए हो, ठीक है, सीमेंट वगैरह में आपकी ओवर कैपेसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर में ओवर कैपेसिटी है, ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि भैया आप इससे तो हम यू डंपिंग गुड्स ऑन अस. तो ये जो है फाइनेंशियल तंत्र में भी आप एक कैपेसिटी बना रहे हो जहां पे यू आर इफेक्टिवली डंपिंग दैट सर्विस ऑन द वर्ल्ड, राइट. एंड दिस इज अनफेवरेबल टू अमेरिकन प्रोवाइडर्स ऑफ द सर्विस. तो ये बात उन्होंने करी है, ठीक है, ये उनका लॉजिक है. Shaman, no, you're right, because जो अनपैलेटेबल होगा बहुत लोगों को, बट बहुत गिव एंड टेक करना पड़ेगा जो यूएस से ट्रेड डील हो रही है, बिकॉज अब नए वर्ल्ड में है. और मुझे लग रहा है कि वो ब्लाइंड मैन आइडेंटिफाइंग एलिफेंट ना करते हुए जब ट्रेड डील पूरी सामने आएगी, तभी आप और मैं बात कर पाएंगे कि भैया क्या हमने गिव किया और क्या हमने एक्सेप्ट किया है. अभी कोई पूछ किसी को लग रही है, किसी को सूंड लग रही है, किसी को पैर लग रहा है, तो लेट्स सी. बट हाँ, इश्यूज बहुत सारे हेड पे आ रहे हैं. अब मैं ये फाइनेंस से बढ़ते हुए लास्ट पार्ट पे प्योर जियोपॉलिटिक्स पे आना चाहूंगा, जबकि उसमें कुछ इन एंगल फाइनेंस का भी हो सकता है. वो ये है कि ये रशिया रेलवे को लेके, क्योंकि हमने शुरू किया टैरिफ लगाते हुए, अब रशिया प्रपोजेस डायरेक्ट रेलवे टू इंडिया. रशिया एक रेल लिंक इंडिया वाया सेंट्रल एशिया, ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान करना चाह रहा है. रशियन डिप्टी पीएम कह रहा है एनी ऑप्शन प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इंडिया आर एक्सेप्टेबल. अभी एनी ऑप्शन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. तो लेट मी पुट इट लाइक दिस. एक तरफ हमें पता है पीओजेके में क्या चल रहा है, रेवोल्यूशन चल रही है, रिवॉल्ट चल रहा है. दूसरे हमें पता है कि वहां के लोग रिलायबल नहीं है, मेरी भाषा में वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. और एक हिस्ट्री ने बता दी हम इतने मस्कुलर नहीं है कि हम इजराइल की तरह या चाइना की तरह सेटलमेंट्स कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी, बट नथिंग अबाउट आवर पास्ट इंडिकेट्स कि हम वहां से लोगों को ले जाके रिटायर्ड फौजियों को बसाएंगे, ठीक है. तो वो सेटलमेंट वाला तो मुझे लग नहीं रहा कि हमने इज ऑन द टेबल, इवन दो आई वुड वांट इट टू बी ऑन द टेबल. सो क्या ये रशिया, और रशिया ने हिस्टोरिकली भी हमें कहा हुआ था जब अफगानिस्तान वॉर चल रही थी कि भैया अब यहाँ से घुस जाइए. तो आप क्या देख रहे हैं रशिया का इस समय बार बार रेलवे उठाना, क्योंकि देयर कैन नॉट बी अ रेलवे गोइंग थ्रू पाकिस्तान विद पाकिस्तान गवर्नमेंट इन पावर. Do you think there is something afoot on POJK, or what is happening in the region? क्योंकि इसमें गूढ़ तत्व तो ये है कि जब तक पाकिस्तान टूटेगा नहीं, ये तो अनवर्केबल स्कीम है. क्योंकि अगर पाकिस्तान टूट के बलूचिस्तान अलग होता है तो फिर ये बिल्कुल वायबल है. अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ग्वादर, वहां पे बड़े सारे डीप वाटर पोर्ट्स की संभावनाएं हैं. ग्वादर तो बना ही हुआ है, तो वहां से फिर गुड्स का आना जाना लगा रहेगा. तो कुछ भी कहे रशियंस कि हम किसी भी ऑप्शन को, लेकिन ऑप्शन है कहां. ईरान के थ्रू भी आप नहीं कर सकते हो. और इनका जो अभी रवैया है, जो रुख है यूरोप और अमेरिका का, वैसा करना भी खतरे से खाली नहीं है. तो क्या भारतवर्ष अपना इतना, क्या बोलते हैं, विल दे फाइंड द स्पाइन टू स्टैंड अप एंड से नहीं हम तो करेंगे, आपको जो करना है कर लो, ये हम करके रहेंगे, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हम बना के रहेंगे. पर एक रूट और है विद अ नेशन जो हमारा एडवर्सरी है. दोस्त तो नहीं है पर एडवर्सरी है. एनिमी शायद पूरी तरह नहीं है, जैसा
पश्चिमी देश में लोग समझते हैं, वो है कि आप एक रूट बनाओ फ्रॉम साइबेरिया, लोअर साइबेरिया टू सिंकियांग इन चाइना एंड फ्रॉम सिंकियांग इनटू इंडिया थ्रू अक्साई चीन। अगर ये रूट बनाते हो तो इंडिया के थ्रू भी तो एक सीपेक बन सकता है। गेट चाइना रोप्ड इन, रशिया चाइना अगर रोप इन हो गए तो ये तिकड़ी बन सकती है। अदरवाइज प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है ये होता हुआ। पर हमें ये याद रखना पड़ेगा कि इस वक्त अगर ईरान को दबाना है, जो जायनिस्ट लोग चाहते हैं, जो अमेरिकन डीप स्टेट का एक बहुत बड़ा पाला चाहता है, और अमेरिका अपने नाक को बचाने के लिए वो भी चाहेगी, उसका एकमात्र सोल्यूशन है कि आपको लैंड, कहीं से लैंड इन्वेजन करना पड़ेगा। अमेरिका वो करेगी नहीं, बिकॉज दे कांट बेयर द कॉस्ट। तो विकल्प क्या है कि आप बलूचिस्तान को बना दो, ईरान के अंदर सिस्तान बालूचिस्तान रीजन है, वो उस पर कब्जा करे, और उसके नॉर्थ वेस्ट में कुर्दिस्तान है, आप कुर्दिस्तान को भी एक रिकॉग्निशन दे दो, दो तरफ से ईरान के ऊपर आक्रमण हो। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि बलोच लोग जो हैं उनको एक स्टेट मिले। तो क्या हमें ये पता है कि ऐसा होने वाला है? क्योंकि हम तो दोनों पालों में खेलते हैं, क्या हमारे पास तथ्य हैं? ये मैं स्पेक्यूलेट ही कर सकता हूं। मेरा विचार है कि ये होने वाला है, क्योंकि अमेरिका लॉन्ग टर्म अगर उसको यहाँ पे एक स्टेबल और स्थायी फुटप्रिंट बनाना है तो बेस्ट प्लेस इज बलूचिस्तान। इट इज डेफिनेटली नॉट पीओजेके जो अस्थिर है, इट इज डेफिनेटली नॉट गिलगिट बाल्टिस्तान जो चाइना के कब्जे में है इफेक्टिवली, ठीक है। सुना है वहां पे वन फुल ब्रिगेड ऑफ चाइनीज एंड चाइनीज PLAF के लोग पड़े हुए हैं। बट डोंट यू सी कि अब जो ये रशिया, क्योंकि बोल रहा है बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा अभी तो जो रशिया बात कर रहा है वो अफगानिस्तान के थ्रू, अगर आप देखें तो वो बात कर रहा है सेंट्रल एशिया, ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान के थ्रू आपको क्या लगता है, जो एक पीओजे के ही तो बीच में है। दिस इज एन एब्सर्ड आइडिया। अफगानिस्तान में आज तक रेलवे क्यों नहीं बना? इफ यू लुक एट अफगानिस्तान टेरेन एंड टोपोग्राफी, to build a railway through Afghanistan is the same as building a trans-Himalayan railway. क्यों नहीं बना है? मैं खुद हिमालय में रहता हूं ना, मुझे पता है कि फुटहिल्स में क्या दिक्कतें हैं। आप 12,000 से 16,000 फीट के ऐसे उबड़ खाबड़ टेरेन से थ्रू ग्रेनाइट यू आर गोइंग टू कट रेलवे ब्रिजेस एंड रेलवे टनल्स। इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये जो प्रकल्प है, ये बोलने का मतलब ही मुझे समझ में नहीं है। हाँ, आप बाई रोड आ सकते हो, बाय रेल तो नहीं कर सकते हो, लेकिन बाय रोड इट्स मोर कॉस्टली ना, इज वेरी कॉस्ट, क्या बोलते हैं, एक्सपेंसिव हो जाता है। रोड ट्रांसपोर्ट इज नॉट द राइट सोल्यूशन। द बेस्ट सोल्यूशन इज सी फॉलोड बाय रेल, लास्ट सोल्यूशन इज रोड। तो ये कितना वायबल है, कितना इकोनॉमिकली वैलिड है, वो तो पता नहीं है। दूसरा, ये पूरा अंचल इतना अस्थिर है, आप कौन सा विकल्प की बात कर रहे हो? मतलब आप, मैं रशियंस की बात कर रहा हूं, कौन से विकल्प की बात कर रहे हो? आप कैसे करोगे इसको इंप्लीमेंट? You'll have to get the buy-in of Balochistan. Suppose Balochistan को इंडिपेंडेंस मिलता है, और बाय द वे सुना है कि उनका सपोर्ट तालिबान से तो है ही, लेकिन ये अमेरिका पीछे से हाथ लगा रही है। It's playing both sides as well. चाइना को दिक्कत में डालने के लिए, क्योंकि सीपेक बलूचिस्तान से गुजरता है। तो क्या अमेरिकी लोग उसको करने देंगे? Is this a viable proposition at all? मैं तो उसमें सवाल खड़ा करूंगा। मुझे ये वायबल नजर नहीं आता है। मैं कह रहा हूं कि अगर रशिया को इंडिया के साथ ट्रेड करना है और चाइना को एक्चुअली एक वायबल रूट खोजना है, दो ही तरीके, या इंडिया को ध्वंस करके बना लो अपना रूट, जो आप कर नहीं सकते हो। The best is that the three countries get together and create an economic corridor which serves all three countries. That's the only way. वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, क्योंकि अगर जो हमने शुरुआत करी उसी पे एंड करते हैं कि अगर जो सैंक्शंस हैं वो इंडिया को भी और चाइना को दोनों को हिट करते हैं और रशिया को, तीनों को हिट करते हैं, तो करेंसी प्ले भी, आपने एक बार हमने कॉन्वर्सेशन की थी, करेंसी प्ले भी इन तीनों के बीच में बहुत स्ट्रांग है, ट्रेड भी बहुत स्ट्रांग हो सकता है और रूट भी बहुत इफेक्टिव बन सकता है। दो आई डोंट ट्रस्ट चाइना एट ऑल, अगेन आई से, बट यू नेवर नो क्या पॉसिबिलिटीज आती है जियोपॉलिटिक्स। थैंक यू शामिक, आपने समय दिया और ये सारे टॉपिक को कवर किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।